नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे में संसद की कार्रवाई से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। मॉनसून सत्र का आगाज हुआ और आगाज ही भयंकर बवाल के साथ हुआ है। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ भी उम्मीद के विपरीत नहीं है। जैसा उम्मीद थी वैसे ही मोदी के सामने ओम बिरला और जगदीप धनखड़ दोनों पूरी निष्ठा से, पूरी शिद्दत से नजर आए। नो नो, नियम, प्रक्रिया और परंपरा, ये चार शब्द खूब सुने गए। नो 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 नो, नियम, परंपरा और प्रक्रिया। लेकिन इन सबके बावजूद जो शुरुआती 20 मिनट रहे, उस 20 मिनट में ही अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों बिरला और धनखड़ पे भारी पड़े। फिर नड्डा साहब आए और नड्डा साहब ने भारत के गौरवशाली इतिहास पर कालिख पोतने का आज काम किया है। 1947 से आज तक कभी भी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब नहीं देना है। पूछा गया ईरान के बारे में तो बोले तुरान, जब गए हम तुरान तो कहे पहुंच गए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पर सवाल हुआ तो आ गए पाकिस्तान। जो सवाल होगा उसका जवाब नहीं दिया। 47 से आज तक सबसे बड़ा ऑपरेशन किसने किया? मोदी जी की अगुवाई में हुआ। अब आप बताइए, ये बेशर्मी की इंतहा नहीं है तो और क्या है, जहां पर हमारी सेना के बहुत जिम्मेदार लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से नुकसान हुआ है, वहां पर सदन में कहा जा रहा है कि मोदी जी की अगुवाई में 47 के बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो आज मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका भी ऑपरेशन करने का वक्त है। और ऑपरेशन करने के लिए ले आइए स्क्रीन पर फटाफट भाऊ, ऑपरेशन तभी होगा। स्वागत है। नमस्कार। जरा खबर दिखा देते हैं क्योंकि लोग सुनेंगे तो और बेहतर समझेंगे। आजादी के बाद ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर खड़गे को नड्डा का जवाब, बहुत जोरदार जवाब देते हैं और पामेरियन मीडिया वही बताता है। सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी, जानिए अखिलेश यादव पर क्यों भड़क गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। मतलब उधर नड्डा ने खड़गे को जोरदार जवाब दिया और इधर बिरला ने अखिलेश यादव की भयंकर क्लास लगा दी। और पामेरियन मीडिया अपनी जीभ लटकाए हुए अपने काम में जुट गया। अब जरा सुनवा देते हैं, सुनवाइए खड़गे साहब को और इनको सुनिएगा, फिर आप समझिए कि क्या सवाल और क्या जवाब। On Pahalgam and Operation Sindoor. सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ
ये उन्होंने ही कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं, मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में समझ, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। ये सवाल थे, इन सवालों पे चर्चा हम लोग तो लगातार करते हैं, लेकिन आज सदन में मानसून सत्र में ये सवाल आए। अब सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब देखिए कितना, इन सवालों का जवाब मैं कहता हूँ सामान्य जो हमारे सब दर्शक हैं, आम आदमी हम ही लोग जैसे हैं, वो सोचिए कि इन सवालों के जवाब में कोई कहे 47 के बाद ऐसा नहीं हुआ, खत्म। इससे ज्यादा क्या बेशर्मी होगी? हालांकि क्लिप है, उसके भीतर क्या बोले हैं, छोटी सी क्लिप सुनवा देते हैं हम, लेकिन ये बात तो क्लियर बोला है कि 47 के बाद कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं हुआ। चलाइए नड्डा साहब। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में, एक मिनट मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। हटा दीजिए। ये उसी के बाद की कंटिन्यूटी है, जब कहा 47 के बाद, ये रेणुका चौधरी को बोला उन्होंने कि तर्क में ताकत होती है, उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। कितने तर्क में जवाब दिया, सवाल तो बिल्कुल स्पष्ट थे, और कह भी रहे हैं कि तर्क में ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक लाइन रख दिया कि 47 के बाद ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ, पूरे इतिहास पर भारत की कालिक होता है। इस बात पर विपक्ष को बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि इतिहास पर कालिक है कि आज तक कुछ किसी ने किए नहीं इतना पराक्रम। अभी हम आएंगे ओम बिरला पे, पहले धनखड़ साहब पे और राज्यसभा पे। देखिए आशीष जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा नड्डा साहब को आपने ठीक से सुना नहीं, ऐसा मुझे लगता है, माफ कीजिएगा। नड्डा साहब ने जो कहा वो सच्चाई बयान की। 1947 से लेके आज तक ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ जिस ऑपरेशन को अमेरिका के दबाव में हमने विड्रॉ किया हो। 1947 से ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ कि आर्मी को फ्री हैंड देने के बाद हमारी राजनीतिक नेतृत्व जो है, जिसे डिफेंस का डी नहीं आता, वो सैन्य को बताता है कैसा काम करना, जिसके तहत हमारे सीडीएस ने कहा कि पहले दिन हमने मार खाई, हमारे डिप्टी चीफ ने कहा कि पहले दिन हमने मार खाई, और उसके बाद जब हमने देखा कि ऐसा करेंगे तो फिर हम तो बुरी तरह से हार जाएंगे, फिर आर्मी ने टेक ओवर किया, राजनीतिक नेतृत्व को साइड को रखा, और फिर हमने अंदर घुस के उनके एयरपोर्ट तबाह किए। लेकिन ये जो ब्रीफिंग जाता है पीएमओ से, ये क्या जरूरत थी इसकी? एक तरफ देश को बोला जाता है कि हमने आर्मी को फ्री हैंड दिया, तो फिर दे दीजिए। आर्मी को ये मत बताइए, एयरफोर्स को, कि बादलों से छिप छिप के जाइए तो रडार पे मत आइए प्लीज। ये अपना ये जो कुपड़ का ज्ञान है, ये अपने अंधभक्तों को दे दीजिए, आपके सांसदों को दे दीजिए जो तालियां बजाएंगे इसको। 1947 का इतिहास तो भी मालूम है क्या? 1947 के बाद कितने युद्ध हुए, क्या जानकारी है नड्डा साहब के पास? क्या जानते हैं नड्डा साहब, जिन्हें देश की आजादी में हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया, वो क्या बात करेंगे लड़ाई की? सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 24 बार एक राष्ट्रपति अमेरिका का बोलता है, कोई हैरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है। आपका मित्र है जिसके लिए आपने कोविड के दौरान यहाँ पे बहुत बड़ी रैली करवाई थी, आपका मित्र है जिसका चुनाव जितवाने के लिए आप दिल्ली से, इंडिया से गुहार लगा रहे थे, जो भारत के बाहर बसे है बाहर, वहां पे
जबकि अपने अपने किसी भी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का एक काम नहीं कि किसी और देश के पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करे। और वो बार बार कह रहा है, आपकी हिम्मत नहीं होती मुंह खोल के बोलने की। आज भी बोल देना चाहिए था कि जिस ट्रंप की बात आप करते हैं, झूठ बोल रहा है ट्रंप। आप विश्वास रखिए अपने देश के प्रधानमंत्री पे, लोग विश्वास रखेंगे, लेकिन बोले तो सही, झूठ बोल रहा है ट्रंप। लगातार एक रट लगा के रखिए। ऐसा विजय, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देखिए, ये विजय उत्सव का सत्र है। अरे विजय उत्सव का सत्र तो बुलाया था अपोजिशन ने, क्यों पैरों के नीचे की धमी खिसक गई थी? आपका बस चले तो आप सत्र ना बुलाए लोकसभा का। ये तो मजबूरी है कि मानसून सत्र बुलाना ही पड़ता, इसलिए आपको ये बोलना पड़ा। आपने इतनी बड़ी विजय हासिल की तो सत्र क्यों नहीं बुलाया? महिला विधेयक पास करने के लिए आपने विशेष सत्र बुलाया। जो महिला विधेयक कब लागू होगा किसी को पता नहीं, अभी तक किसी को पता नहीं। क्या जल्दी थी 2024 के चुनाव के पहले महिला विधेयक लाने की, विशेष सत्र बुलाने की? तो क्या इसके लिए एक फिर मणिपुर के लिए विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता था? क्या ऑपरेशन सिंदूर के लिए यदि इतना बड़ा विजय उत्सव है और 1947 के बाद पहला ऑपरेशन है, तो इसके लिए विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया था जब अपोजिशन मांग रहा था? क्योंकि आपको भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या है। आज जब अपने सीरियस कहते हैं कि नुकसान हुआ है, तो बताए देश को क्या नुकसान हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि युद्ध में हानि दोनों तरफ से होती है। यदि मेरे यहां शहादत भी हुई और मेरे प्लेन भी गिरे, तो इससे मेरे जो विजय हासिल की देश ने, उसमें कोई कालिक नहीं लगती। लेकिन वस्तुस्थिति समझ में आती है। जब सारा चिट्ठा खुल जाएगा तब पता पड़ जाएगा कि बिना वजह ज्ञान देने का मतलब है आर्मी को सफर करना पड़ा। पहले दिन जो अपने प्लेन गिरे हैं, वो किसके वजह से गिरे हैं? क्यों नहीं ओपन हैंड दिया था? आपने 22 के बाद क्यों नहीं रिटेलिएशन किया, जब आर्मी 24/7 खड़ी रहती है? 24 घंटे इस देश की फौज तैयार रहती है आक्रमण झेलने के लिए। आपने इतना दिन क्यों लिया? आप पाकिस्तान को तैयारी करने का समय दे रहे थे। जब पाकिस्तान के नेता कह रहे थे कि पाकिस्तान भारत कब भी हमला करता है, तब भी आप ऑपरेशन इतना करने में देर क्यों लगाई? बताए प्रधानमंत्री। जबकि आपके पास सारी चीजें थी, सारी खुफिया जानकारी थी, दूसरे दिन नेस्तनाबूद करते। सांस लेने को फुर्सत नहीं होती अमेरिका पाकिस्तान को। क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री? इतनी देरी क्यों लगाई? आपको बिहार की रैली इंपॉर्टेंस थी, और 26 लोगों की जो जाने गई उसका जवाब देना, उसका बदला लेना आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं था। आप बिहार के धरती पे जाके ललकारते हैं, लेकिन पहलगाम खड़े होकर ललकारने में हिम्मत नहीं आपकी। कौन सा 56 इंच का सीना है भाई? सवाल के जवाब तो देने पड़ेंगे। जब आपके पास जवाब नहीं होते तो आप महिमा मंडन करना शुरू कर देते। इनको पूछो मुंबई का रास्ता कहां है, तो ये बोलेंगे अरे भारत, आप जानते नहीं मुंबई कितना बड़ा शहर है। अरे मुंबई में बॉलीवुड है, मुंबई में दलाल स्ट्रीट है, मुंबई कमर्शियल कैपिटल है, मुंबई बहुत बड़ा मेट्रो है। अरे साहब, हमको मालूम है, जाना चाहते रास्ता बताइए। फिर बताएंगे कि अमिताभ बच्चन मुंबई में रहता है, शाहरुख खान मुंबई में रहता है। अरे वो सब ठीक है, रास्ता बताइए मुंबई का। टाटा मुंबई में रहते हैं, बिरला मुंबई में रहते हैं। जेपी नड्डा से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? रबर स्टैम्प बोलते हैं क्या? वो तो इंप्रेशन देते हैं कागज पे, जो उस पे लिखा होता है। विचार शक्ति कहां है अपनी? कहां है विचार शक्ति अपनी? सर्जिकल स्ट्राइक किया आपने, पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया, दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक किया आपने, एयर स्ट्राइक किया आपने। आप कह रहे थे कि पाकिस्तान का आतंक खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के बाद आतंक खत्म हो जाएगा, 370 के बाद आतंक खत्म हो जाएगा। फिर आतंकी कहां से आते? और जब आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता है कि गलती मेरी हो गई, मैं गलती से स्वीकार कर लेता हूं, तो उस गलती का उनको क्या खामियाजा, आप उनको क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का? ताली बजाओ। क्या हमारी गलती अपने सर पे लेने के लिए उनको बख्शीश मिलेगा? तो सिन्हा, मनोज सिन्हा अभी उस चेयर पे क्यों बैठे हैं? पहलगाम इतना अंदर है, अंदर आके मार के चले जाते हैं आतंकी, अभी तक नहीं मिलते हैं। तो ऐसे एलजी को चाटना है क्या? घर क्यों नहीं भेज देते उनको? क्योंकि आपने स्क्रिप्ट देके बुलवाया है उनसे, तभी आप डर रहे हैं उसको निकालने में। आप निकालोगे तो वो कहेगा मैंने, मेरी थोड़ी गलती थी, फिर वो मलिक साहब हो जाएंगे। और फिर मलिक साहब के जवाब, सवालों का जवाब नहीं, अभी तक नहीं।
फिर मनोज सिन्हा के घर पे सीबीआई ईडी भेजनी पड़ जाएगी। भेजनी पड़ेगी। दरअसल सवाल कहाँ है? और फिर ये कहते हैं कि मतलब सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। ये आपको तब याद नहीं आया था जब यूपीए की सरकारी थी? तब आपको आसाम में याद नहीं आया था? हेमंत विश्व शर्मा के भ्रष्टाचार पे आपने सप्ताह तक सदन चलने नहीं दिया विधानसभा का। तब आपके सुखराम के चक्कर में 1.25 महीना सदन नहीं चलने लगा। आज वो कहते हैं कि ऊंची आवाज में तर्क में शक्ति होती है, ऊंची आवाज में नहीं। ये बातें आप तब विपक्ष में थे, तब आपको सुनाई नहीं देती। तब तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सदन बंद करते थे। और सुषमा जी कहती थी सरकार का काम है सदन चलाना। तब सरकार, जब आप विपक्ष में रहो तो सरकार का काम, आप सत्ता में पक्ष में रहो तो विपक्ष का काम। क्या गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं, हर दूसरे दिन डेफिनेशन बदलते हैं। नहीं गिरगिट, और ये बताएंगे देखना कब हो गए। गिरगिट तो विलुप्ति के कगार पर है। जब से ये लोग आए तब से गिरगिट विलुप्ति के कगार पर है। मैं इसमें और भी, अब लोकसभा जरा ओम बिरला को भी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। वैसे ही वो बुरा मान जाएंगे कि धनखड़ पहले और बिरला पीछे हो गए। लेकिन एक बात और मोदी ने कही कि संसद में विपक्ष को सेना की तारीफ करनी चाहिए। सेना की तारीफ इस देश में 143 करोड़, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं इस देश में मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा जिसको मोदी जी कपड़े से पहचानते हैं, वो भी नहीं मिलेगा कि जो सेना की तारीफ न करे। हर व्यक्ति करता है, लेकिन सेना की तारीफ के आड़ में नहीं खेल प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आशीष। मैं प्रधानमंत्री जी को, मेरा तो प्रधानमंत्री जी को मेरा एक ही सवाल है। प्रधानमंत्री जी कल आर्मी का कपड़े पहन के ऑफिस में पार्लियामेंट में बैठना शुरू कर दिया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी भारतीय सैन्य नहीं है और मोदी जी की सरकार सैन्य नहीं है। बता दूं मैं आपको, मेरी फौज राष्ट्रपति से आदेश लेती है। सर्वोच्च जो अधिकारी है हमारे सेना के, वो हमारे राष्ट्रपति है। मोदी पॉलिटिकल लीडरशिप है। जब भी मोदी पे सवाल उठाएंगे बोलते हैं देश पे सवाल उठाया। जब भी मोदी पे सवाल उठाया बोलते आर्मी पे सवाल उठाया। जब भी मोदी पे सवाल उठाओगे तब बोलते कि राम पे सवाल उठाया। मोदी एक बार तय करे कि वो बताए कि वो सरकार है, वो आर्मी है या वो राम है। उसमें गलती क्या है? उसमें गलती ये हो गई कि बचपन में, मान लिया जैसे बचपन में मैं रामलीला में काम किया और रामलीला में राम का कैरेक्टर मुझे मिल गया। अब मैंने वो किराए पे टेंट हाउस से या जो कपड़ा उपड़ा रखते हैं सब, वहां से किराए पे राम का ड्रेस लिया और वो पहन लिया। अब उस दिन से मुझे लगा कि मैं ही राम हूं। वो एक फिल्म में डायलॉग था ना, अपनिच भगवान है? तो ये किराए जो है, अब वो सेना की वर्दी पहन लेते हैं। ये लाइन बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। सेना की वर्दी इस देश में किसी के पास नहीं है पहनने का अधिकार, जिसे सेना, वो जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, इन लोगों को, कुछ लोगों को आर्मी ने उनको एक वो दिया है, रैंक दिया है। होता है। हाँ, कोई कर्नल है, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है। एग्जैक्टली, वो भी सारे आशीष जी, वो भी सारे रैंक कर्नल के नीचे है। हाँ, मानद रैंक जो दिए है वो कोई ब्रिगेडियर नहीं है, कोई मेजर जनरल नहीं है, सब कर्नल और कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल बने हुए हैं। इस देश में कहते हैं सेना तारीफ करो। इस देश में सेना का अगर किसी ने वाकई अपमान किया है, फिर मैं करूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो सेना का अपमान एक ही व्यक्ति ने किया है। अरे वो नाटक करने के लिए एनएसडी में ड्रामा करने के लिए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, एक्टर है, फिल्मों में पहन लेते हैं। और कोई आम आदमी हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी का आपने देखा फौज की वर्दी, एयरफोर्स के पायलट की वर्दी पहन करके फोटो पूरे देश में लगवा रहा है आदमी? सेना के पराक्रम के पीछे छुप करके अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री। मैं जब लोकसभा सुनाता हूं आपको, लोकसभा लाइए जरा, बिरला का क्लिप सुनवाइए, ओम बिरला जवाब देना चाहती है। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन
नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अच्छा भाऊ, एक चीज मैं इसलिए सुनवाया था, कल किरण रिजिजू को आपने सुना था, परंपरा, नियम, प्रक्रिया, नियम, इनको सुन लिया, धनखड़ सुन लिया, ये कहाँ पर है कोचिंग, जरा हम लोग भी एडमिशन ले लेते हैं। कुल मैं मिला के आपको क्या, 3 शब्द आशीष देश जी, अभी अभी जाना है। आशीष जी, हमारे दर्शकों को लग रहा होगा कि रिपीट हो रहा है। कल हमने कहा था यही होगा। हाँ हाँ हाँ, परंपराएं, नियम, इसको फिर से परिभाषित किया जाएगा। 2014 के बाद कौन सी परंपरा रखी है इन्होंने? मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी मणिपुर का जिक्र नहीं करते, ये परंपरा है? कौन सी परंपरा रखी आपने? क्या परंपरा रखी आपने सदन की? इसी सदन में फाइनेंस बिल के नाम से ऑर्डिनरी बिल पास करवाया गया सुमित्रा जी के समय। ये परंपरा है आपकी? पूरे विपक्ष को एक साथ निष्कासित करना परंपरा है आपकी? चर्चा के लिए समय नहीं देना और बिल पास करना, ये परंपरा है आपकी? तीनों किसान के बिल जो इस देश के सबसे बड़ी आबादी के लिए जिन पे इंपैक्ट होता है, क्या चर्चा का समय मिला, जरा बताइए इनको। मैं तो कहता हूं कि जरा भाई स्पीकर महोदय जो है हमारे बिरला जी, इनको थोड़ा सा समय जब मिलता है, जब हाउस नहीं रहता है तो स्पीकर को ज्यादा काम नहीं रहता है ना? और वो चुनाव कैसे जीते हैं वहां पे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी सबको पता है। अशोक गहलोत की मदद नहीं होती तो शायद चुनाव ही नहीं जीतते। चर्चा बहुत ऐसी। सवाल ये है कि ऐसे टाइम पे पुराने जो स्पीकर्स थे उनको जरा सुनो। अटल अडवाणी जी जब बैठे थे, अटल जी अडवाणी जी हाउस में बैठते थे तो विपक्ष क्या बोलता था और वो बोलने कैसा दिया जाता था, इससे थोड़ा ट्रेनिंग लेने की जरूरत है भाई। परंपराएं सिर्फ उस चेयर पे बैठने से नहीं आती, परंपराएं समझनी पड़ती है। आपकी परिवार की भी परंपरा होगी, मेरे परिवार की भी परंपराएं हैं, वो परंपराएं सिखाई जाती है। हम हमारे घर वालों को, बुजुर्गों को देख के सीखते हैं कि हमारी घर की परंपरा क्या है, और उसी अनुरूप हम अपने आने वाले पीढ़ी को समझाते और सिखाते हैं। बिरला जी ने कभी पुराने वीडियो देखे नहीं होंगे, बिरला जी ने पुराने डिस्कशंस पढ़े नहीं होंगे। आप मालवनकर जी से शुरू करके आप सुमित्रा जी तक आ जाइए ना, हाँ, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन से स्पीकर कैसे बोलते हैं और स्पीकर पे राजनीतिक दल कैसा हावी होता है। ये हमने भी देखा है, लगातार लोकसभा देखे। आज भी हम पुराने वीडियोस मिलते हैं तो देखते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं कि क्या क्या लेवल था बातचीत करने का। नहीं, इसी भाजपा की सुमित्रा ताई थी, सुमित्रा महाजन, इनसे पहले हाँ बिल्कुल भाजपा के ही मंत्री के उनको बुला करके क्लास लगा दिया बिल्कुल। एक बदतमीजी पर। बदतमीजी करने का अधिकार नहीं था कि सत्ता नहीं, पक्ष में बिल्कुल है नहीं तो था। आप मनमानी करिए, जो मन करे वो करिए, और वो तो अधिकार विपक्ष नहीं। में मुझे याद है तब विपक्ष में खड़गे जी थे राज्यसभा में और हाँ, सिंधिया जी थे, ज्योतिरादित्य। हाँ, ये दोनों मिलने जाते तो मराठी में बातें होती थी और वो कहते थे कि ताई हमको ये इस बात पे बात करनी थी। ताई बोलती थी अच्छा मैं ठीक है, मैं बात करती। ये विधुड़ी ने एक महिला के खिलाफ बहुत बेहुदा टिप्पणी हाँ, की थी हाँ, और वो महिला कांग्रेस की थी। हाँ, जब महिला ने बिल्कुल आंखों में आंसू डाल के जब स्पीकर को बताया तो ताई ने रिकॉर्डिंग चेक की और उसके बाद राजनाथ सिंह और वो अपने स्वर्गीय जेटली जी देखते रह गए ताई का वो विद्रूप, वो रूप। और ताई ने कहा कि इसके बाद मेरे सामने मत आना, ये अपमान नहीं सहूंगा मैं किसी भी महिला का। अरे इनको पढ़ने की जरूरत है। सुमित्रा महाजन के समय एक सिस्टम शुरू हुआ था, क्योंकि अब सब्जेक्ट निकला है आशीष जी, इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे पता है। कई युवा नेता अलग अलग पार्टी के, चिराग पासवान भी थे उनमें,
कई जटिल इशू आते थे हाउस में, नहीं उनके पास रिसर्च की व्यवस्था। पैकेजेस का मामला है, WTO का मामला है, तो ताई ने कहा कि मैं बाहर से एक्सपर्ट बुला के आपके सामने बिठाऊंगी, और चर्चा सत्र होता था जिसमें विपक्ष के सारे यंग लोग के आके जिनको ले वो पूछते थे सवाल, और उसके बाद डिस्कशन के लिए जाते थे हाउस में। तभी तो रिटायर करवा दिया गया। यही सब काम तो ऐसे सुमित्रा ताई ने गलत कर दिया, तो इसलिए उनको जबरिया रिटायर किया गया उनको भी। जबरिया रिटायर घर भेज दिया गया। हाँ, ये सब गलत काम कर दिया ना। तो सवाल ये है कि उसने कहा कि भाई आप जब बोलते हो हाउस में पढ़ के आया करो, तो किसी ने कहा कि ताई इतना जटिल सब्जेक्ट है, कहां से पढ़े इसको? बोले अच्छा ठीक है, मैं एक्सपर्ट की व्यवस्था करती हूँ। उन्हें बाकायदा एक पैनल बुलाया, पैनल के बीच में वो सब सवाल इशू बताते थे। बिरला जी को ये करने के बजाय बिरला जी तो खुद को ट्यूशन लेने की जरूरत है, स्पीकर कैसा होना चाहिए, और अंग्रेजी का शब्द नो, इसका क्या अर्थ है, किसके मीनिंग है, ये भी बताना चाहिए उनको। वो तो नो 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 बस। मतलब ये स्पीकर ने जितनी बार नो बोला होगा, उतनी बार राम बोलते। मैं अमित शाह जी की भाषा में बोलता हूं। जितनी बार नो बोला उतने ही राम राम कहते, तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां आने वाली और पिछली मोक्ष पा जाती, अकॉर्डिंग टू द गृह मंत्री। आंबेडकर की जगह राम बोलते तो मोक्ष मिल जाता। मैं कहता हूं नो बोलने की जगह राम राम कहते, वो भी दो शब्द है, वो भी दो शब्द है। लेकिन क्या करें, जब आपको सदन चलने आपको नहीं देना, विपक्ष क्यों हंगामा करेगा यदि बोलने दिया जाए तो? विपक्ष क्यों हंगामा करेगा? भाऊ की कल मैं फाइनल कमेंट बस इसी पर लेकर के ये मिड डे मुद्दा भी हम रोकेंगे, क्योंकि अगला विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमने चर्चा किया था, शायद इकलौते हम लोग थे, कल भी बहुत सारे लोग कहे होंगे कि आप लोग को खबर नहीं समझ में आती है। देखिए सब लोग कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में जो है सरकार झुक गई, मोदी झुक गए। लोगों ने चलाया भी ऐसा कि सरकार झुक गई, घुटनों पर आ गई सरकार, अब चर्चा करेगी संसद में। हमने कल कहा था, हम ही आप दो लोग बैठे थे, कहे कि कुछ नहीं, सब भ्रमित किया जा रहा है, विपक्ष को बदनाम करने के लिए एक पहले से बैकग्राउंडर तैयार हो रहा है। सरकार को सदन नहीं चलाना है, क्योंकि इन तमाम सवालों के सरकार के पास जवाब नहीं है। पॉइंट नंबर 1। जब आपको सदन चलाना नहीं है तो विपक्ष को बोलने मत देना। विपक्ष हंगामे पे उतरेगा, हंगामे के भेंट सदन चल गया, विपक्ष के नाम पे ठिकरा फोड़ो। देश विपक्ष सरकार नहीं चलाने देना चाहते हैं, ये पहले ही नरेशन तैयार करो। इसीलिए पहले ही दिन तो हम तो सब सुनने को तैयार है, हम सब करने को तैयार है। हम बिल्कुल, मतलब शादी के पहले दूल्हे का बाप कहता है कि बिल्कुल आप जो कहेंगे साहब, बिल्कुल जिस पान मसाले से चाहिए आपको हम स्वागत कर देंगे, आप आइए तो सही। अरे आप आइए तो सही बारात लेके एक बार हमारे गांव, फिर बताते हम आपको क्या है। बस वही हुआ। हमने कल भी कहा था कि ये देश के सामने नरेशन बनाने का प्रयास कर रहा है कि हम बहुत साफ सुथरे हैं। खरगे के सवाल का जवाब यदि ये होता है कि 1947 के बाद पहली बार ऐसा ऑपरेशन हुआ, तो फिर विपक्ष तो हंगामा करेगा ही। नहीं, मतलब ये मैं इसीलिए कहा आखिर में, फिर रिपीट उस बात को रिपीट कर देते हैं, ये देश के गौरवशाली इतिहास पर, सेना के अतीत के पराक्रम पर सबसे बड़ी गाली थी, सबसे बड़ी गाली थी। गाली पोता कि आपने नहीं किया। इसका मतलब जो है हमारे फील्ड मार्शल मानेक साहब, आपने उन पर उंगली उठाई है, आपने शास्त्री जी के समय 1965 में महाविजय उस पर उंगली उठाई है, आपने 48 निशिकांत दुबे ने शुरुआत की थी उसकी अपमान करने की, और ये रोज अपमान करेंगे, ये रोज अपमान करेंगे। लेकिन एक बात फिर मैं बता दूं आशीष, 143 करोड़ देशवासियों में ये चंद गिद्ध
अपने स्वार्थ के लिए यदि आर्मी को गलत साबित करेंगे तो ये अपने मुंह पे थूक रहे खुद के। मेरे देश की सैन्य शक्ति जो है वो वंदनीय है, वंदनीय थी और वंदनीय रहेगी। उसने कभी भी भारत का सर झुकने नहीं दिया, उसने कभी भी भारत की सीमाओं को असुरक्षित होने नहीं दिया, उन्होंने कभी भी भारत के अंदर रहने वाले लोगों को असुरक्षा का भाव मन में आने नहीं दिया। ये मेरी भारत की सेना है। ये दुर्भाग्य है कि कुछ कुपड़ राजनीतिज्ञ सत्ता में आए हैं जिसके चलते आए दिन गाली दे रहे हैं। लेकिन कुत्ता जब भौंकता है, कार के पीछे जो कुत्ते भौंकते हुए जाते हैं ना, जब कार चलती है और कुत्ते पीछे लग जाते हैं, तो जो कार है वो मेरे देश का सैन्य है। और ये भौंकने वाले लोग जो अपमान कर रहे हैं कार का, वो कुत्ते हैं जो कार के पीछे भौंकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्द में कहना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल। इस बात से आप सोचिए, ये गुलेलची जो है हमारे देश के जाबाज तोपची पर उंगली उठाएंगे। मैं तो ये कहता हूं भाऊ कि जो 1961 में जो 62 के वार युद्ध में चीन के साथ अगर हमने कामयाबी हमें नहीं मिली तो भी हमारे सैन्य पर नहीं उंगली उठा सकते हैं। हमारे बिल्कुल नहीं उठी। नया नया आजाद हुआ देश, शहादत दी। कोई जैसा पाकिस्तान अपने पोस्ट छोड़ के भागते हैं, चीनी अपने पोस्ट छोड़ के भागे हैं। एक जगह नहीं जहां भारत ने पोस्ट छोड़ी, वो शहादत दी, कट मरे। आज भी जाके देखिए चाइना बॉर्डर पे, आज भी आपको शहादत के मंदिर मिलेंगे। है अभी। हाँ, छोड़ दीजिए, इनकी क्या बात करें। मंदिर बने हैं, मंदिर। अरे एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ये सब पढ़ाया नहीं जाता, छोड़ दीजिए। ये गलत डिग्री का प्राइम मिनिस्टर ही आप, गलत डिग्री का प्रधानमंत्री देश ने चुना है। पॉलिटिकल साइंस वाला चूज करते तो शायद वो समझ जाता देश का पॉलिटिक्स क्या है। ये तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ये विदेशों में ज्यादा समझते हैं, भारत में कम। जिसके गौरवपूर्ण इतिहास का कोई सबूत नहीं है, वो सैन्य के गौरवपूर्ण इतिहास पे पटेल पर सवाल उठा रहे हैं, शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं, इंदिरा गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पर सवाल उठा रहे हैं। ये बिल्कुल सैन्य का कार्य पराक्रम। खैर चलिए, ये अभी अगर विपक्ष एक रहा तो इसी सत्र में ये देश के सामने इसी सत्र में एक्सपोज होंगे। बस विपक्ष कैसे कितना एक रहता है, कितने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाता है। ये बिरला और धनखड़ ये नहीं, अभी इतने योग्य नहीं है कि ये देश की आवाज को कैद कर देंगे और देश चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।